डीएमए इंटर का एग्जाम्स खत्म हो गया, अब मन में इच्छा रहती है कि कहीं से पेपर के सोल्यूशन मिल जाए। तो मैं आपका ये जिज्ञासा को पूरा करने आ गया हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ एमसीक्यू नहीं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के डिटेल सॉल्यूशंस में दे दूंगा। पूरा पीडीएफ जो आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको आराम से एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है ना, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों की जो इच्छा है उसको पूरी करते हैं। आ जाओ। क्विकली ना एक बार एमसीक्यूज का वापस डिस्कशन कर रहा हूँ। मैंने जो फास्ट फॉरवर्ड पेपर रिव्यू बनाया था एग्जाम के जस्ट बाद, वहां पे आपको एमसीक्यूज बता दिए थे, बट ठीक है एक बार वापस क्विकली बता देते हैं, अपना लर्निंग हो जाएगा। ठीक है ना, अपना क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टमैटिक रिस्क? कौन सा होगा? अपने को मालूम है मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, परचेसिंग पावर रिस्क तीनों होते हैं। कौन सा नहीं होता? बिजनेस रिस्क नहीं होता। तो यहाँ पे राइट आंसर एक्चुअली क्या है? बिजनेस रिस्क। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ अ सिक्योरिटी टू अ मार्केट मूवमेंट इज मेजर्ड बाय क्या? बीटा। अपना सेंसिटिविटी ऑफ अ सिक्योरिटी टू मार्केट मूवमेंट बोला तो कौन बताता है? बीटा बताता है। अपने को मालूम है, सीएपीएम में हमने पढ़ा था। how much money should an investor invest now in order to receive 5 annuities starting from the end of this year of rupees 15,000? मतलब आज पैसा क्या लगाऊं, आज पैसा क्या लगाऊं ताकि हर साल 15,000 करके मिल जाए, हर साल 15,000 करके मिल जाए बोल रहा है। ठीक है ना, तो आज ऐसा क्या पैसा लगाऊं? तो क्या मैं इन सब का आज कर लूं पीवीएफ? तो मेरा आंसर आ जाएगा, वही करना था आपको, 15,000 से मल्टीप्लाई करना था पीवीएफ को। इसका राइट आंसर होगा 54,072। ठीक है ना, DAX is a price discovery mechanism and is becoming increasingly popular as a method of issuing capital. कौन सा होगा? हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे ना बना हो बिकॉज ये प्योर थ्योरी से आ गया, बट इसका राइट आंसर इज बुक बिल्डिंग। ठीक है ना, बुक बिल्डिंग एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म होता है। RBI sold a 91-day treasury bill on a face value of ₹100 at a yield of 7%. The issue price क्या होगा? मतलब आज कितना पे इश्यू करूं ताकि 91 डेज पे 7% का इंटरेस्ट के साथ में 100 रुपए तक पहुंच जाऊं? इतना सा ही चाहिए था। तो उसको सिंपली आपने जो बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह भी सीखा है ना, वो लॉजिक भी लगाओगे ना तो भी सॉल्व होगा। अल्टीमेटली वैसे ही करना था। सिंपली इसको क्या करोगे सर, वो जो एक्स है, आज जो पैसे लगाने हैं वो जो एक्स निकालना है आपको, दैट इज बेसिकली व्हाट 100 आपको होना चाहिए। डिवाइड कर दोगे इसको किससे मालूम है? 1 प्लस आपका यहाँ पे 7% को मल्टीप्लाई कर दोगे 7% को मल्टीप्लाई कर दो 91/360 से, और इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा दैट शुड कम टू 98.28। इसके पास आपका आंसर आएगा। आई लिमिटेड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर हैविंग अ फेस वैल्यू ₹10 is 40। द प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स आर ₹5 lakhs and number of equity shares is 1 lakh। कैलकुलेट द अर्निंग्स यील्ड रेशियो, मतलब 1/P रेशियो निकालने बोल रहा है सिंपली। तो 1/P रेशियो निकालने बोल रहा है, अर्निंग्स निकाल लेंगे। कैसे आएगा? प्रॉफिट 5 लाख बाई 1 लाख करेंगे तो अर्निंग्स आ जाएगा ₹5 का, ₹5 का अर्निंग्स आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्या बोल दिया? प्राइस दे दिया 40, तो 5/40 करिए, आंसर 12.5% आएगा। नेक्स्ट है, कंपनी हैज अ डेट इक्विटी रेशियो 1.7 है, इंडस्ट्री का एवरेज 1.2 है, तो आपका क्या हो गया? ये हायर फाइनेंशियल रिस्क हो गया। आपका डेट इक्विटी रेशियो आपके इंडस्ट्री से भी ज्यादा है, तो आप हायर फाइनेंशियल रिस्क लेके चल रहे हैं जी। तो आंसर होगा इसका हायर फाइनेंशियल रिस्क। इजी लग रहा है ना क्वेश्चन? सीरियसली बोल रहा हूँ, क्वेश्चन टफ एकदम भी नहीं था एमसीक्यूज के। इवन डिस्क्रिप्टिव में भी आऊंगा तो आपको लगेगा यार इतना ही सही था, मैं बोलूंगा हाँ इतना सही था। A company issued ₹2 lakh 9% debentures at a premium of 10%. ओहो, the cost of flotation are 2%। प्रीमियम भी दे दिया, फ्लोटेशन भी दे दिया, टैक्स रेट भी दे दिया, कैसे करेंगे? सिंपल सा बात है, 9% इंटरेस्ट रेट है, 1 माइनस टी कर दो पहले तो, 1 माइनस टी कर दो। अब डिनोमिनेटर में देखते जो करना है। ठीक है ना, अपने को पता है इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड्स होता है इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। अब डिनोमिनेटर में अपने को पता 100 होगा, अगर कुछ नहीं बोला, बोला है प्रीमियम तो लगा दो 110%। अरे बोला है फ्लोटेशन कॉस्ट तो लगा दो 98%। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा? 4.17%। ठीक है ना, क्या है बोल रहा है, व्हेन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल अंडर सीएपीएम हैज टू बी कैलकुलेटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन? बीटा लिया जाता है क्या? आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा, ऐसे सोचना है। इसमें से क्या नहीं है? बीटा लेते हैं, यस लेते हैं। उसका मार्केट रिटर्न लेते हैं, आरएफ लेते हैं, तो क्या नहीं लेते हैं? मार्केट प्राइस नहीं लेते, तो आंसर होगा सी। ठीक है ना, आंसर होगा सी। इजी है? सच सच बताओ, इजी है? बहुत ज्यादा इजी है, मैं बोल रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोड इन कैपिटल बजटिंग? एक्रूअल प्रिंसिपल नहीं होता। अपने जोर जोर से बोल रहे हैं सी फैट, कैश फ्लोज, तो एक्रूअल प्रिंसिपल की बात ही नहीं आती है यहाँ पे। ठीक है ना, आगे, इन कैपिटल बजटिंग संक कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड बिकॉज क्या होगा? अब यहाँ पे डुअल आंसर हो रहा है यार अपना का ना, एमसीक्यू बैंक में ये आंसर दिया हुआ है और आपके उसमें आईसीएमआई के मटेरियल में आंसर ये वाला दिया हुआ है। ठीक है ना, आईसीएमआई के मटेरियल में आंसर ये वाला दिया हुआ है।
तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपने को ना लेटेस्ट एमसीक्यू बैंक के हिसाब से जाना चाहिए, इट इज नॉट इंक्रीमेंटल, इसका आंसर कंसिडर करना चाहिए इंस्टीट्यूट को, ठीक है ना, बाकी देखा जाएगा, आंसर आने देते हैं, आगे बढ़ेंगे। एनुअल डिमांड दे दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दिया, कैरिंग कॉस्ट दे दिया, ईओक्यू निकालने बोल रहा है, इससे इजी क्या देगा बोलो, आंसर इसका सिंपली लगाओगे फॉर्मूला 800 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे आएगा मालूम है ना जी, ईओक्यू के लिए, ईओक्यू क्या होता है अल्टीमेटली, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा, √2 AO बाई सी, सॉल्व कर लीजिएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड बोल दिया 2 मंथ्स, एसीपी बोल दिया 2 मंथ्स, अच्छा तो मेरा डीटीआर यानी डेटा टर्नओवर रेशियो क्या हो गया, 6 टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स डेटा टर्नओवर रेशियो हो गया। सेल्स और एवरेज रिसीवेबल्स दिया 5 लाख या 6.5 लाख, तो सेल्स आपको टोटल निकालने बोल रहा है। अच्छा कैश सेल्स 5 लाख एंड एवरेज रिसीवेबल्स दे दिया 6.5 लाख, तो यार 6 टाइम्स इंटू 6.5 लाख कर दूं तो मेरे को क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। आखिर डेटा टर्नओवर रेशियो क्या होता है, क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज रिसीवेबल्स, तो क्रेडिट सेल्स इज व्हाट, एवरेज रिसीवेबल्स इनटू डेटा टर्नओवर रेशियो, तो इसको करेंगे तो 39 लाख आएगा, कैश सेल्स 5 लाख का ऐड करेंगे तो आंसर 44 लाख का आएगा। मैं बताऊं ये सेम क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बैंक में भी था, मैंने डिटेल्ड आपको सॉल्व करवाया है, वहां पे भी सेम क्वेश्चन मिल जाता है आपको। Which of the following is not a type of data validation, price check, और लास्ट क्वेश्चन क्या है, depicts that accomplished before others may be begin as well as allocation resources, ये होगा गैंट चार्ट, ये होगा गैंट चार्ट, डन, इजी है। अब आता है डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में, जिसका आपको इंतजार बहुत जोर से है कि डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा वो बता दो। अब मेरे संग संग ध्यान से सुनना, अच्छे से समझेंगे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन को, अपने डिटेल आंसर्स में आपको दिखाने वाला हूं, तो रेडी रहिएगा, ठीक है। अभी तक वीडियो में आपने जैसा सुना नहीं सुना, अब पूरा टेंशन चाहिए। जो बच्चा इंस्टाग्राम चला रहा है, कुछ और सोशल मीडिया चला रहा है, सब बंद करेंगे और यहाँ पे एक फोकस करेंगे ओनली ऑन यूट्यूब, ठीक है। एनी 5 क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 2 अपने को मालूम है, एक क्वेश्चन एफएम, एक क्वेश्चन डीए से आता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट रेटिंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग, क्या होता है क्रेडिट रेटिंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग, ये ना थ्योरी है, मैंने आपको यहाँ पे आईसीएमआई के बुक के रेफरेंसेस दे दिए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है जी, आपको कुछ भी मन से सोचना करना बना के लिखना नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको एकदम पेज नंबर 93 में जाएंगे, वहां पे आपको क्रेडिट रेटिंग के बारे में, उसका प्रोसेस वगैरह सब चीज मिल जाएगा, वहां पे आपको सब चीज मिल जाएगा। क्विकली दिखाएं क्या एक बार, हाँ सर एक ठो तो हमें दिखा दो कम से कम, मैंने बोला अच्छा ठीक है आओ, एक ठो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पेज नंबर 93 में पेज नंबर 93 ऑफ आईसीएमआई मटेरियल, आ जाइए इधर देखिए, मेथड्स या प्रोसेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग, जो आपको चाहिए एग्जैक्टली वही चीज, मेथड्स या प्रोसेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे आपको क्लियरली दिया हुआ है, इसी में से लिखना था। और क्रेडिट रेटिंग के बारे में क्या है वो ऊपर आपको दिया हुआ, क्रेडिट रेटिंग जब टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा है वहां पे क्रेडिट रेटिंग को भी समझा रहा है वो, डन है। सिमिलरली पेज 628 में ना एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, मैं वहां पे आपको दिखा नहीं रहा, उतना आप मैच्योर कर लोगे, तो पेज नंबर मैंने आपको दे दिया, अगर आपको देखना है तो वहां से प्लीज देख लीजिए थ्योरी पोर्शन। अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को मालूम है पेपर पैटर्न क्या था, क्वेश्चन 3 किससे होने वाला, क्वेश्चन 3 रेशियोज से होगा, तो रेशियोज में क्या है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम ए लिमिटेड से फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कैलकुलेट डिफरेंट रेशियोज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, वर्किंग कैपिटल, स्टॉक टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट, डेटर्स वेलोसिटी, फिक्स्ड एसेट्स टू शेयरहोल्डर्स नेट वर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल, इतना सारा चीज दे दिया, करे तो करे क्या जी। तो बोल रहा है कि अज्यूम दैट सेल्स हैव बीन मेड इन क्रेडिट, नहीं बोलता तो भी यही अजम्पशन लेते। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक आर इक्वल एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर्स आर इक्वल, ये भी नहीं बोलता तो मैं क्या करता, यही मानता। अगर मेरे को नहीं दिया तो मैं ऑब्वियसली इक्वल ही मानूंगा, मैं कहां से फिगर लेके आता, ठीक है, एकदम सिंपल बात कर रहे हैं। मैं चाहता आपको समझा दूं, दिमाग चलाने का तरीका पता होना चाहिए यार, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, नॉट ओनली फॉर योर सीएमए इंटर, मैं बात करूं फाइनल में भी आप जाओगे तो दिमाग चलाने का प्रोसेस वही है, ठीक है ना। देखो सिंपल सी बात है, रेशियो में ना मेरे को पता कोई एक चीज मिल जाए ना मेरे को, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज माय रेशियो, ठीक है ना। अब यहां में से टोटल 3 में से, इस टोटल 3 में से कोई 2 चीज मिल जाए, मैं तीसरा को आराम से निकाल सकता हूं, ठीक है, पहली बात तो ये। सेकंड मैं बोल रहा हूं, स्टार्ट करने के लिए रेशियोज हमेशा ये देखना होगा कोई फिगर चाहिए अपने को, जैसे यहां पे ये फिगर है वर्किंग कैपिटल का, इसके अलावा कोई फिगर दिया हुआ है नहीं, इसके अलावा कोई भी फिगर नहीं दिया हुआ है, तो जब तक फिगर्स नहीं मिलेंगे ना अपने स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो वर्किंग कैपिटल का फिगर दिया हुआ था 40,000, इसको पकड़ के ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अब मेरे को वर्किंग कैपिटल दे दिया, मतलब सीए माइनस सीएल दे दिया, मजे की बात है करंट रेशियो सीए बाय सीएल दे दिया। अब मैं इजीली साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाऊंगा, दोनों को सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन स्टार्ट करने में मैं बढ़ गया। रेशियो एनालिसिस इज लाइक अ ट्रेजर हंट, अपने को ट्रेजर तक पहुंचना, वो ट्रेजर इज द बैलेंस शीट एंड उसको मैच कराना है। तो वो ट्रेजर तक पहुंचने के लिए अपने को एक एक दरवाजा बस खोलते चलना है, ठीक है ना। तो यार करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज मिल जाएगा इन दोनों को यूज करके, और कुछ नहीं तो पहले मैं यहां तक करूं, अपने आप दूसरा दरवाजा खुलेगा।
जब तक एक दरवाजा के अंदर नहीं जाओगे दूसरा दरवाजा दिखेगा ही नहीं ना। तो वही चीज है, ठीक है ना। यहाँ पे आप यहाँ से मत सोचिए कि आगे 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 कैसे करोगे। मोटा मोटी पता चल गया, हाँ एकदम सही है, शॉर्ट शॉर्ट स्टार्ट है मेरा, मैं स्टार्ट किया, एक दरवाजा पार किया, फिर मैं आगे देखूंगा। तो वैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मैंने बोला यार फटाफट वर्किंग नोट्स में आ जाओ। वर्किंग नोट्स में मैंने क्विकली आपके लिए सॉल्व किया, ठीक है ना, फटाफट एकदम। आप एक बार कैलकुलेशंस चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है ना। मैंने एक बार में क्विकली सॉल्व किया है। करंट रेशियो दिया हुआ, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, मैंने इसको यूज किया है, CLCA निकल गया मेरा। 80,000 का करंट एसेट्स, 40,000 का करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो निकाला आप क्विकली, तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री बाय करंट लायबिलिटीज इज 1.4। इसको सॉल्व करोगे सिंपली यू विल गेट योर इन्वेंट्री एज ₹24,000। ठीक है, यहां तक कर लेते। हाँ बोलो यार, यहां तक तो कर लेते सर, इतना इजी चीज है। हाँ हाँ ठीक है सर, यहां तक तो कर लेते हैं। तो दिक्कत आई कहाँ पे, आगे कहीं दिक्कत नहीं है, एक एक स्टेप करते चलना है बस। सारा वर्किंग नोट खोल दो, सारा वर्किंग नोट बना दो, सब चीज सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या है देखो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में मेरे को पता COGS बाय एवरेज इन्वेंट्री इज 5 टाइम्स। COGS मेरे को बोला COGS पे करने के लिए, नहीं बोलता तो भी COGS पे करते। एवरेज इन्वेंट्री मेरे को बोल दिया ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सेम है, तो मतलब एवरेज इन्वेंट्री अल्टीमेटली क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक हुआ या ओपनिंग स्टॉक हुआ, बात एक ही पड़ा। एवरेज इन्वेंट्री सेम बोल दिया ना, मतलब 5 + 5 अगर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग है डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, इजी है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1,20,000 COGS का। अब FA टर्नओवर रेशियो मेरे को पता है सर सेल्स बाय फिक्स्ड एसेट होता है, लेकिन मजे की बात है क्वेश्चन बोल रहा है ऑन COGS, तो उस पे करना, क्यों क्वेश्चन करता है, तो उस पे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे COGS बाय FA, आंसर आएगा 60,000 का फिक्स्ड एसेट्स। GP रेशियो 20% दिया हुआ है, अपने को पता है क्या, सेल्स माइनस COGS इज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आया है इससे, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इज 20%। सॉल्व करोगे सेल्स भी मिल जाएगा 1,50,000 का। सेल्स मिल गया, डेटा वेलोसिटी दिया हुआ है, ऐसा डेटा टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। मैंने इसलिए आपको बोला था कि हमेशा ना कौन सा डेज लेना वो समझने के लिए कैलकुलेशन करके देख लो। अगर 360 पकड़ते ना तो ये राउंडिंग ऑफ होके खराब फिगर आता डेटा टर्नओवर रेशियो का। अप्रोक्सीमेट आंसर बैठता लेकिन करेक्ट आंसर नहीं बैठता एकदम, ठीक है ना। उसको इंस्टीट्यूट को जगह मिल जाता मार्क्स काटने का। आई डोंट नो वो कट करेंगे कि नहीं, बट जगह जरूर मिल जाता। लेकिन अगर मेरे को स्मार्टली मैं सोचूं यार 73 इज डिविजिबल फ्रॉम 365, तो मैं उसी को लूंगा ना, 365 को कंसिडर करूंगा। सॉल्व करोगे 5 टाइम्स आंसर आएगा। क्वेश्चन कहीं पे भी बोला नहीं है अज्यूम 360 डेज या 365 डेज, इसीलिए। ठीक है, आ जाओ। अब इसको सॉल्व करोगे डेटर्स आ जाएगा 30,000 रुपया, डन है। FA बाय शेयर होल्डर्स नेटवर्थ इज 0.8, शेयर होल्डर्स नेटवर्थ क्या होगा, 75,000 निकल जाएगा, इजी चल रहा अब तो। रिजर्व्स एंड सरप्लस बाय शेयर होल्डर कैपिटल आपको दिया हुआ है 0.25 है, उसको यूज करोगे आंसर आएगा शेयर होल्डर कैपिटल का 60,000। मजे की बात है जो नेटवर्थ मैंने निकाला था ना वो क्या होता है, नेटवर्थ इज बेसिकली क्या, मेरा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो वो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया, यहाँ पे ये दूसरा इक्वेशन बन गया, इसको भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, आपका सारा बैलेंस शीट का आइटम सॉल्व हो गया जी। आप सीधा सीधा बैलेंस शीट में आके आंसर दिखा दीजिए, सीधा सीधा बैलेंस शीट में आके आंसर दिखा दीजिए। मैंने सारा चीज को पुट कर दिया, यहाँ पे कैश मेरा बैलेंसिंग फिगर में आ गया, या यू कैन ऑल्सो राइट एज अदर करंट एसेट्स एज यू विश, वहाँ पे आप वो भी लिख सकते थे। लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पे मेरा बैलेंसिंग फिगर में आ गया, इन दोनों को सॉल्व करोगे आपका टोटल 1,40,000 आना चाहिए। फिर भी एक बार कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मे भी आपको डिफिकल्टी आ गई हो एग्जाम हॉल में, यार ये वाला क्वेश्चन बना नहीं हमसे, या हमने जो आंसर किया वो राइट है कि नहीं ये नहीं मालूम, ठीक है ना। एक बार ध्यान से देखते हैं ये क्वेश्चन, इसमें ना अपने को इंस्टीट्यूट का भी आंसर का वेट करना पड़ेगा कि भैया उसने कोई ऐसा असम्पशन तो नहीं ले लिया या ऐसा कुछ तो नहीं कंसिडर कर लिया जो नॉर्मली नहीं करते अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी के सम्स में, ठीक है ना। तो एक बार देखेंगे उसका सॉल्यूशन का वेट करेंगे, टेंशन में नहीं आएंगे, बट जैसा मेरे को लगा बेस्ट पॉसिबल मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी कुछ भी अपना सही गलत होगा अपने सही कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। आ जाओ, इसलिए पैनिक मत करिएगा आप लोग, इसलिए बोल रहा हूँ ये बात आंसर देख के कि यार ये बाबा ये क्या हो गया, मेरा ICMI ने तो ये आंसर दिया था, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। From the following information of B Limited, calculate the net cash flow from financing activities. Calculate the net cash flow from financing activities. पेपर पढ़ते समय ना ये सब चीज को जोर से वहीं पर ही अंडरलाइन मार लिया करिए, तो पता रहेगा हाँ ठीक है फाइनेंसिंग एक्टिविटी सॉल्व करना है, ऐसा तो नहीं था कि यार पूरा कैश फ्लो बनाना है, कुछ और था। तो ये सब चीज थोड़ा थोड़ा चीज है लेकिन हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आया, मैंने देखा यार मार्च 25 मार्च 26 का मेरे को बैलेंस शीट में कुछ एक एक्सट्रैक्ट एक टुकड़ा दिया हुआ है जिसमें शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, डिविडेंड पेएबल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। बोल क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मैंने क्वेश्चन देखा यहाँ इंटरेस्ट पेड है, ठीक है। यहाँ पे ये एडजस्टमेंट अच्छा है, क्या एडजस्टमेंट बोलता है, ये एडजस्टमेंट बोलता है कि ड्यूरिंग द ईयर 25-26 क्या हो रहा है,
Company issued bonus shares to the equity shareholders in the ratio of 2:1 by capitalizing its reserves. In the ratio of 2:1 में वो बोनस शेयर दे रहा है बाय कैपिटलाइजिंग इट्स रिजर्व्स। बोनस शेयर में अल्टीमेटली क्या होता है? बोनस शेयर्स में क्या होता है मालूम है? एक होता है शेयर कैपिटल, एक होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। जितना का बोनस देते हो उतना पैसा रिजर्व से उठ के शेयर कैपिटल में चला जाता है। आई विल रिपीट, जितना का बोनस देते हो उतना रिजर्व से पैसा उठ के शेयर कैपिटल में चला जाता है। नेट नेट इन दोनों का जोड़ लगाओगे तो सेम बैठेगा, नेट नेट इन दोनों का टोटल लगाओगे उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब जी सर शेयर कैपिटल 10 है, ये है मेरा मान लो 12, अब यहां से 4 रुपए यहां गया तो ये हो गया 8 और ये हो गया 8, सॉरी ये हो गया 14 और ये हो गया 8, तो पहले भी 22 था अभी भी 22 है, वही मैं बोल रहा हूं। तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, समझ में आया? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। एंड मजे की बात है इस वजह से ना कोई भी कैश फ्लो में इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी कैश फ्लो में इफेक्ट नहीं होगा। जिस स्टूडेंट ने ना थोड़ा सा 10 लाख का 16 लाख देख के 6 लाख का आग बंद करके मार दिया प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल, थोड़ा रिस्क है उनके लिए अब, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन देख लो, सीख लो, अपना आगे क्वेश्चन राइट होगा, ठीक है। द इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹75,000 पे हुआ है, इजी बात बोल दिया। 9% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। बोल रहा है यार 1.5 लाख में से 1 लाख हो गया, मतलब 50,000 का डिबेंचर रिडीम हुआ है, 50,000 का डिबेंचर रिडीम हुआ है 5% प्रीमियम में, बस। प्रपोज इक्विटी डिविडेंड फॉर द ईयर 31 मार्च 25 था 3 लाख का, उसमें से 50,000 पे नहीं हो पाया, वही तो यहाँ पे दिया हुआ है डिविडेंड पेएबल में, वही तो यहाँ पे डिविडेंड पेएबल में दिया हुआ है, तो वो पे नहीं हो पाया, उसको आपको कंसिडर करना है कि 50,000 पेएबल में रह गया, मतलब 2.5 लाख यानी 2.5 लाख का मैंने पेमेंट किया है और बाकी वो पे नहीं हुआ 25-26 में, मतलब बाकी पे हुआ है। खास बात एक और, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी पेमेंट हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा तो वो भी पेमेंट हुआ है, मैं ये मान रहा हूं, ठीक है। अब इस सम को सॉल्व करोगे, कुछ नहीं है। मेन तो बोनस का एडजस्टमेंट था यहाँ पे। बोल क्या रहा है सर? बोल रहा है कि 10 लाख का मेरा 16 लाख जो हो गया 1:2 यानी 2:1 का बोनस दिया। इसका मतलब ऐसे होगा कि 2 शेयर के बदले 1 शेयर का बोनस, तो मतलब सर 10 लाख इंटू 1/2 करोगे तो 5 लाख तो वहां से मिल गया, तो 10 + 5 15 लाख तो यही हो गया, यानी 1 लाख का सिर्फ एक्स्ट्रा इशू हुआ था, यानी 1 लाख का सिर्फ एक्स्ट्रा इशू हुआ था, ये 1 लाख आएगा, ये 1 लाख आएगा। यहाँ पे ये कैसे हुआ? ये हुआ सिंपली 10 लाख माइनस 16 लाख कर देते हैं इसको, चलो 16 लाख माइनस 10 लाख प्लस 10 लाख इंटू 1/2, ठीक है ना। तो मतलब 16 लाख माइनस 10 लाख प्लस 10 लाख इंटू 1/2 करोगे तो ये कितना आएगा? 15 लाख। 16 लाख माइनस 15 लाख 1 लाख। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। रिडेम्पशन ऑन क्या हो गया? मेरे डिबेंचर्स 50,000 का रिडेम्पशन है, कितना पे? 5% प्रीमियम है तो 52,500। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात बोल रहा है, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कर लीजिए। 1 लाख रुपए का इशू हुआ है, कैसे हुआ दिख रहा है मेरे को यार? 2 लाख का माल 3 लाख हो गया। इंटरेस्ट पे हुआ, इजी एडजस्टमेंट है। इंटरम डिविडेंड पे हुआ, इजी एडजस्टमेंट है। प्रेफरेंस डिविडेंड पे हुआ, ये लीजिएगा, इसको भूलना नहीं है। इक्विटी डिविडेंड पे हुआ 2.5 लाख का, पता है आंसर सॉल्व करोगे तो 2,11,000 का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगा। किस किस का ये आंसर आया मेरे को जानना है, नीचे कमेंट करके बताएंगे कि सर मेरा ये 2,11,000 का ही कैश यूज्ड या कैश फ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी आया है, ये मेरे को जानना है आपसे। किसी का कोई और आंसर आया, कोई और लॉजिक से लगाया तो भी जरूर बताइएगा, देखते अपने डिस्कस करेंगे नीचे, ठीक है ना। आओ मेरे संग संग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4A। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर से? आप सबका फेवरेट कॉमन साइज। कॉमन साइज आने का इस बार बहुत हाई चांस था, मैंने बोला था आपको कॉमन साइज से क्वेश्चन आया, एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट से क्वेश्चन दिया है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लीजिए। सेल्स रिटर्न, सीओजी है, सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस इनकम, इनकम टैक्स सब दे दिया। नाउ वन कपल ऑफ थिंग्स एंड कपल ऑफ कैचेस हियर। यहाँ पे क्या है? सेल्स और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, आपको यहाँ पे नेट सेल्स करना था, यहां पे आपको नेट सेल्स करना था, एंड वो नेट सेल्स को यूज करके एज द बेस आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था, नॉट विद दिस सेल्स, ये सेल्स से नहीं करना था। समझ में आई मेरी बात? आपको नेट सेल्स से करना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। डन है जी, बस बाकी अब कोई भी इसमें मसाला नहीं है, जो मसाला मेन था वो मैंने बता दिया। अब इसमें मैंने क्या किया, सिंपली नेट सेल्स कैलकुलेट कर लिया, नेट सेल्स आने के बाद हर चीज को प्लॉट करते गया। ध्यान देना यार, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देना,
ये सब चीज ब्लाइंडली ये लिख के बस सबका परसेंटेज निकाल के नहीं आना था। आपको यहाँ पे क्वेश्चन को फ्लो समझिए ना, इनकम स्टेटमेंट बनाने बोल रहा है, इनकम स्टेटमेंट तो बनाइए, सेल सीओजीएस माइनस करिए, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस वगैरह माइनस करिए, मिसलेनियस इनकम ऐड करिए, एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचोगे, फिर टैक्स माइनस करेंगे तो पैट पे पहुंचेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने बोल रहा है ना, रैंडमली थोड़ा ना बस इसको डिवाइड करो दिखाने बोला है, समझा। तो इनकम स्टेटमेंट पूरा बना देना है इसको, सिंपली सारा परसेंटेजेस चेक कर लीजिएगा, आंसर का कैलकुलेशन का जिम्मेदारी आपकी। एक बार कैलकुलेशंस क्रॉस चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया, सिंपल फ्लो में ही चल रहा है, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है मेरे हिसाब से, आप लोगों को इजीली मैनेजेबल पोर्शन था ये, ठीक है। हाँ जी ठीक है सर, आगे बढ़ जाओ। इंटरप्रिटेशन मैंने अपने हिसाब से 4 पॉइंट लिख दिया, आपको देख देख के समझना है यार। सबसे पहले देख लो यार, 10.6 से 6.8 हो गया मेरा पैट, क्या हुआ इससे, मेरा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो गया। मेरा सीओजीएस 48% से ये 25 हिस्सा है, 26 यहाँ पर है, हाँ कॉलम्स में गलती नहीं करेंगे। 48% से 50% का मेरा सीओजीएस हो गया, इस वजह से क्या हुआ, मेरा देख रहे हो ग्रॉस प्रॉफिट जो है मेरा 52 से घट के 50 का हो गया। तो मेरा अगर सीओजीएस बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ग्रॉस प्रॉफिट में इम्पैक्ट, मेरा जीपी में इम्पैक्ट आता है। तो देख देख के अपने वर्ड्स में लिखना, जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़ गया, बहुत खराब बात है, कंपनी के लिए सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, माल बेचने में उसको दिक्कत हो रही है मतलब, तो इस तरीके से अपने वर्ड्स में लिखना। मैंने अपने हिसाब से 4 पॉइंट लिख दिया, आप भी कोई भी 3-4 पॉइंट 4 पॉइंट लिख देना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डिटेल्ड आपको खुद रीड करने के लिए खुद से सॉल्व करना है, या जो भी है आपको मैं ये पेपर या पीडीएफ दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप आराम से इसको एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। आ जाइए क्वेश्चन 4B में। क्वेश्चन 4B क्या बोलता है जी, समझ लेते हैं ये भी। क्वेश्चन 4B क्या बोलता है, डी लिमिटेड विशेष टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ ₹30 lakhs फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स। अच्छा, द कंपनी हैज, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, हैज ₹6 lakhs इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। बोल रहा है कि यार 30 लाख का मेरे को पैसा चाहिए और मेरे पास 6 लाख ना ऑलरेडी रिटेन्ड अर्निंग्स में तो पड़ा है, ठीक है। बोल रहा है आगे का कुछ डिटेल्स दिया है क्या, पहला डेट इक्विटी रेशियो टू बी मेंटेन्ड एट 30:70, मतलब 30 लाख का 30% होगा मेरा डेट, यानी 9 लाख का 30 लाख का 70% यानी 21 लाख का मेरा इक्विटी होगा, एंड दैट विल इंक्लूड दिस 6 lakhs ऑफ रिटेन अर्निंग्स। जिस स्टूडेंट ने ना ये 30 लाख पे -6 लाख करके 24 lakhs पे 30:70 बांटा है ना, थोड़ा सा आपका मिस्टेक हो गया है अगर आपने वैसे किया है तो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, 30 लाख चाहिए, बोल दिया ना यार डेट इक्विटी ऐसा है, तो पूरा 30 लाख को इस डेट इक्विटी में बांट, उसमें से ये मेरे पास पड़ा तो इसको माइनस कर, बाकी है मैं नया इक्विटी लाऊंगा, सिंपल, ठीक है जी, समझ में आया। मैं बोल रहा किसी भी क्वेश्चन किसी भी आंसर में घबराएंगे नहीं, जब तक आईसीएमआई का आंसर नहीं आता, अपने पास अपना आंसर शीट नहीं आता, अपने अपना मार्क्स नहीं देख लेते, तब तक टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। कैसा रिजल्ट आएगा, क्या चेकिंग होगा, क्या पता कहां पे कैसा ग्रेस मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज पैनिक नहीं करेंगे। वो चीज का बहुत डर लगता है हमें यार, बच्चा पैनिक ना कर जाए, ठीक है ना, तो पैनिक नहीं करेंगे। बाकी आपको कुछ भी समझना, मैं हूं ना यार, आपको अगर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए तो ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल, आप आराम से इसमें रीच आउट करिए, ठीक है ना। आपको कोई भी दिक्कत हो आप आराम से इसमें रीच आउट करिए, ठीक है। आई एम जस्ट व्हाट्सएप अवे, ऐसे समझना हमेशा, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे बोल क्या रहा है, कॉस्ट ऑफ डेट एट द रेट ऑफ 11% बिफोर टैक्स अप टू ₹3 लाख, मतलब 3 लाख तक रेस करने के लिए 11% बिफोर टैक्स का रेट लगेगा, ठीक है। बाद में यहाँ 14% का लगेगा बियॉन्ड 3 लाख। तो चाहिए कितना था, 9 लाख, चाहिए कितना था, 9 लाख, 3 लाख तक, अप टू 3 लाख तक क्या होगा, अप टू 3 लाख तक मेरा रेट लगने वाला है 11%। फिर बाकी नेक्स्ट क्या, ये नेक्स्ट 6 लाख पे क्या लगेगा मेरा रेट 14%। तो ये 6 + 3 9 लाख हो गया, ठीक है ना, समझा। इसको बस सॉल्व करिएगा, आपका एक तो केडी निकल के आ जाएगा, और यही आपको पहला चीज पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ही आपका यही था, ठीक है, पहला रिक्वायरमेंट ही यही था, डन। और क्या है, आप करंट ईपीएस दे दिया, डिविडेंड पे आउट दे दिया, एक्सपेक्टेड ग्रोथ दे दिया, मार्केट प्राइस दे दिया, पूरा आपको गॉर्डन का चीज सजा के दे दिया, गॉर्डन का पूरा चीज सजा के दे दिया, उसको अप्लाई करेंगे निकाल लेंगे। हमेशा ध्यान रखना D1 लेना है, ये D0 निकलेगा 15, क्योंकि करंट अर्निंग्स बोला है। इसको निकालते ही KRKE निकल जाता, वही आपका आंसर आएगा उसको सॉल्व करने से। ओवरऑल WACC निकाल दीजिएगा, बस काम खत्म। आओ
सबसे पहले मैंने क्या बोला है, मैंने बोला वर्किंग नोट में आते हैं, मेंटेन करना डेट इक्विटी रेशियो 30:70, तो इसको 9 लाख 21 लाख मैंने निकाला। रिटेन अर्निंग्स 6 लाख का है, देयरफॉर फ्रेश इक्विटी टू बी रेज्ड होगा 15 लाख का। कैलकुलेशन ऑफ केडी दिखा दिया। अब कैलकुलेशन ऑफ केडी में क्या करेंगे, अप टू 3 लाख का मैंने निकाला 7.7, फिर 3 से 9 लाख के लिए निकाला मैंने 9.8। इन दोनों को निकाल के मैंने 7.7 को मल्टीप्लाई किया, 3 से 9.8 को मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड किया 9 लाख से, आंसर 9.10% मेरा आ गया। आंसर मेरा 9.10% का केडी यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, एकदम सिंपल है, इजी है। कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। सिमिलरली केई निकालना, मैंने ग्रोथ रेट कंसीडर कर लिया 1.1 का, केई आ गया 22.83, के आर केई सेम रहेगा 22.83 मैंने निकाल के दे दिया। ठीक है, डब्ल्यू से निकालना है 15, 9, ये सब मेरे को पता है, वेट्स पता है, ऊपर मैंने निकाल दिया, सॉल्व करोगे 18.711% आपका आंसर डब्ल्यूएसीसी का आएगा। इजी है, कोई भी डिफिकल्ट एज सच नहीं है। क्रिटिकल चीज क्या था इसमें, ये वाला चीज को समझना कि ये 30 लाख मेरा बटेगा 30:70 में, ना कि 30 - 6 24 लाख। पहला। सेकंड, ये कॉस्ट ऑफ डेट का जो ट्रीटमेंट था ये आपको समझना है। इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमारे सुपर 50 का फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जिसमें आपको ये सेम चीज मिल जाता, ये सेम कंसेप्ट सारे मिल जाते, पता है उसमें सुपर 50 का पहला क्वेश्चन में ही, सिर्फ सोच के देखिए। ठीक है ना, मैंने डिस्कस कराया था एलएमआरबी में आपके संग, मालूम है हमारे लास्ट मोमेंट रेस्क्यू बैच में क्वेश्चन करवाया गया आपको। चलो कोई बात नहीं, आओ क्वेश्चन 5 है, देखते हैं। कैपबच का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग का। क्या बोलता है ये क्वेश्चन, मेरे संग संग क्विकली स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है ना, पेपर कंप्लीट करना है, स्पीड मेंटेन कर रहे हैं, ताकि आपका बहुत टाइम नहीं खाना मुझे इस वीडियो में। ठीक है, फटाफट देखा, आगे बढ़ाया यार। अपने आगे नेक्स्ट सीएमए फाइनल की तैयारी करेंगे। अगर आप फर्स्ट ग्रुप में हो, सेकंड ग्रुप में, जैसे भी आप जिस भी ग्रुप में हो, दूसरा ग्रुप का तैयारी करो, ये सब चीज पे माथा ज्यादा लगाइए। ठीक है ना, ये वीडियो को बैठ के इसमें टेंशन लेने का कोई भी बात नहीं है, कोई भी वैसा पर्पस नहीं है हमारा। डन। ई लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग अ प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया है कैपिटल बजटिंग से। लिटरली अगर मैं बोलूं तो यार, कैपबच का अगर मुझे पहला दूसरा क्लास में कोई क्वेश्चन करवाना हो ना, तो मैं ये क्वेश्चन करवा दूंगा। पहला दूसरा क्लास में मैं बोल रहा हूं, कैपबच के जिस क्लास में, जिस चैप्टर में हमें 10-10 क्लास लगते हैं, उस चैप्टर का अगर मेरे को पहला दूसरा क्लास में कोई क्वेश्चन कराना हो ना, मैं आऊंगा और ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। उस लेवल का क्वेश्चन था ये। बस आइए देखते हैं। आपको बोल रहा है इन्वेस्टमेंट दिया हुआ इनिशियल कितना, 6 लाख का। ठीक है, वर्किंग कैपिटल दे दिया 1 लाख का। तो इनिशियली मेरा पैसा क्या लगेगा, 6 लाख प्लस 1 लाख, दैट इज 7 लाख का इनिशियल आउटफ्लो होगा। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल को भूलना नहीं है, यहां पे भी नहीं भूलना, और लास्ट में रिकवर होगा। देखो लिख भी दिया रिकवरेबल एट द एंड। नहीं बोलता तो भी मैं रिकवरेबल एट द एंड ही मानता, नहीं बोलता तो भी मैं रिकवरेबल एट द एंड ही मानता। प्रोजेक्ट लाइफ कितना, 4 साल। सैल्वेज वैल्यू दिया हुआ 80,000। डेप्रिसिएशन आपको एसएलएम के बेसिस में चार्ज करना है, बहुत बढ़िया बात है, नहीं बोलता तो भी वही कर देते। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू दे दिया 4 लाख का। ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन दे दिया, टैक्स रेट, डिस्काउंट रेट सब तो दे दिया। पीवी फैक्टर्स निकाल के दे दिया, बोले एनपीवी निकालो, रेकमेंड कर दे, बस। क्या देगा और बताओ, क्या डिफिकल्ट था इस क्वेश्चन में? कुछ भी डिफिकल्ट था? हर क्वेश्चन को आप देख रहे हो, मैंने खुद नया पेज से हर क्वेश्चन स्टार्ट किया है। हर क्वेश्चन के लिए मैं खुद ऐसे हेडिंग दे रहा हूं। तो यार अपने खुद ऐसे प्रैक्टिस रखेंगे ना, तो ही एग्जाम में इस तरीके का प्रेजेंटेशन उतर के आएगा। मैं अगर प्रैक्टिस नहीं रखूंगा ना, ऐसे छोटू छोटू कराते चलूंगा स्पेस बचा बचा के, तो आपसे भी वो हैबिट बन जाएगी ना, आपका भी एग्जाम में गलती होगा। मैं वो चीज नहीं चाहता कभी। ठीक है, इनिशियल कैश आउटफ्लो निकाल दिया मैंने क्विकली, 6 लाख 1 लाख जोड़ा, 7 लाख आ गया। ठीक है, अपने को पता है आज मेरा क्या इन्वेस्टमेंट लग रहा है वो भी लेना है, प्लस यार वर्किंग कैपिटल भी तो उसके पीछे लगेगा, पैसा लगेगा ना। पैसे के एंगल से सोचना है, एकदम बनिया दिमाग लगाना, बनिया बुद्धि। क्या पैसा क्या लग रहा है, पैसा क्या आ रहा है वो बता, बाकी कुछ मत बता मेरे को। पैसा क्या लग रहा है यार, आज 6 लाख लगेगा सर, फिर 1 लाख रुपए आपको और लगाना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल के लिए, या डे टू डे ऑपरेशन भी तो देखना पड़ता है सर। अच्छा तो आप सोचिए, अच्छा 6 लाख 1 लाख 7 लाख आज जा रहा है, उसने बोला हाँ हाँ सर आज 7 लाख जा रहा है। ठीक है, तो आप बोल रहे हो यार बता मेरे को मिलेगा क्या, तो मैंने बोला यार सेल्स रेवेन्यू सर आपका आएगा 4 लाख रुपए का, आपका कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगा धंधा करने का 2 लाख का, डेप्रिसिएशन सर 1,30,000 का मार देते हैं। उसके बाद सैलवेज वैल्यू 80,000 दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में, हाँ सैलवेज 80,000 दिया हुआ था, डेप्रिसिएशन निकाल के मार दिया। 4 इयर्स का लाइफ दिया हुआ क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा यार, ये 4 इयर्स का लाइफ दिया हुआ है। 1,30,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, ये पीबीटी इतना आया। सर टैक्स देना पड़ेगा सरकार को 21,000 का, वो भी हटाइए। सर पैट आ गया 49,000 का। इस पे मजे की बात है, डेप्रिसिएशन अब ऐड होगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन का मेरे को नॉन कैश होने की वजह से बेनिफिट मिलता है। डेप्रिसिएशन 6 लाख पे निकालना, डेप्रिसिएशन पे ये 7 लाख मत कर देना,
ये सब छोटी मोटी पता नहीं एरर कर देते हो आप लोग यार, मतलब कंसेप्ट में जब आपको क्लियर नहीं होता ना दिमाग में, तब ये सब छोटी पुटी गलतियां हो जाती है। रट के जाते हैं, देख के जाते हैं, सॉल्व खुद से नहीं करते, माथा नहीं लगाते, दिमाग नहीं लगाते, तो ये सारी मिस्टेक्स होती हैं, या हड़बड़ी में ही कर दिया। चलो लास्ट बट यस, हड़बड़ी में भी आप लोग ये चीज कर सकते हो, तो प्लीज क्लियर रखना दिमाग को। लास्ट में डेप्रिसिएशन ऐड किया, इतना मेरे को हर साल मिलेगा, आपने बोला यार इतना मिलेगा, मैंने बोला अच्छा ठीक है, सीफैट हर साल 1,69,79,000 रुपया मेरे को मिलने वाला है, 1,79,000। मैंने बोला यार एनपीवी निकाल के देखते हैं। आप बोल रहे हो अगला साल 1,79,000, फिर 1,79,000 इतना, और आज 7 लाख जा रहा है। भैया एनपीवी निकाल यार, क्या फायदा हो रहा है आज बता मेरे को। तो बोला अच्छा ठीक है, आज 7 लाख जा रहा है, उसका तो आज का वैल्यू यही है। सर इतना 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 आएगा, साथ ही साथ 1 लाख का मेरा वर्किंग कैपिटल रिलीज होगा एट द एंड ऑफ ईयर 4, प्लस मेरा सैल्वेज वैल्यू ऑफ 80,000 भी रिलीज होगा। उन दोनों को भी ऐड करना भूलना मत। डिस्काउंट रेट दिया हुआ था कि यार ये मेरे को रिटर्न की मेरी भूख कितनी है, मेरी 12% की रिटर्न की भूख रहती है, उसको यूज किया, मेरे देखा यार 41,718 मेरा नेगेटिव आ गया एनपीवी। इसको यार नेगेटिव कर देते हैं, हाँ इसको नेगेटिव कर देते हैं। कैलकुलेशन प्लीज आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मेरा एनपीवी अगर नेगेटिव आया भैया, मैं बोलूंगा प्रोजेक्ट वायबल नहीं है। देखने में लग रहा है 1,79,000 1,79,000 1,79,000 फिर 3,59,000, बट यार मेरे लिए तो वायबल नहीं है भैया, मेरा तो घर से 41,718 लग जाएगा। मेरे को 12% का रिटर्न मांगता है, तेरे को अगर उससे कम का रिटर्न मांगता है, किसी को 10% का रिटर्न मांगता है, तो हो सकता है उसके लिए प्रोजेक्ट वायबल हो जाए। मेरे को 12% चाहिए, मेरे लिए तो रिटर्न एकदम भी वायबल, ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है। समझा? ऐसे सोचने का है जी, ऐसे ही सोचना है आपको। खुद से बातें करिए, खुद को ऐसे याद करवा दीजिए चीजों को, समझा दीजिए खुद ही को, कोई किसी का हेल्प नहीं चाहिएगा, खुद ही कर लोगे। चलिए आगे बढ़े क्या? हाँ ठीक है सर, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा दो कैपबच का सर, मस्त वाला क्वेश्चन एकदम। मैंने बोला ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, मशीन एक्स मशीन वाई का क्वेश्चन है, पे बैक पीरियड निकालने बोल रहा है। बोल क्या रहा है, परचेज करना मशीन को, 2 मशीन है उसमें, मशीन एक्स का आज दाम लगेगा 60,000, उसका लाइफ है 5 साल का। मशीन वाई का आज दाम लगेगा 98,000, लेकिन लाइफ है 7 ईयर्स का। कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं देने वाला ये लोग मेरे को, कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं देगा। एस्टिमेटेड कैश फ्लोज बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन फ्रॉम 2 मशीन्स आर एज अंडर, आपको दे दिया बढ़िया से एकदम, बहुत बढ़िया से दे दिया। आपको बोल रहा है एसएलएम लगा इनकम टैक्स पर्पस के लिए, टैक्स रेट 50% है, और बता मेरे को पे बैक पीरियड के हिसाब से, नॉट एनपीवी या एनुअलाइज्ड एनपीवी। क्वेश्चन पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखने में ना आपके बुक में एनुअलाइज्ड एनपीवी का ऐसा सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, अनइक्वल लाइफ वाला, कुछ याद आ रहा है? वो अनइक्वल लाइफ वाला क्वेश्चन यार नहीं है, ये पे बैक पीरियड से करने बोला है, पे बैक प्राइस मेथड बोल रहा है ना, तो पे बैक लगा, सॉल्व कर, और इजी बनाया आपके लिए। तो मैंने बोला मैं सी फैट निकालूंगा पहले मशीन एक्स का। नाउ यू कैन गो फॉर दिस प्रेजेंटेशन ऑल्सो, या आप जो सीधा वाला प्रेजेंटेशन में भी जा सकते हो, समझ गया ना, जैसे आपको प्रेजेंटेशन कंफर्टेबल हो आप वैसे जा सकते हो। मेरे को ये थोड़ा ज्यादा समझ में आता, मैं इसमें जाता हूँ। आ गया, मैंने हर साल को प्लॉट किया, यहाँ पे मेरे को ईबीडीटी दे दिया, अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, डेप्रिसिएशन लेस किया ईबीटी आया, टैक्स लेस किया पैट आया, डेप्रिसिएशन ऐड करोगे सीफैट निकालने का बेसिक लॉजिक। अभी तक ये आपको मालूम होगा। पे बैक पीरियड निकालना है, मेरा लग कितना रहा था 60,000, मैंने देखा 21 प्लस 18 कितना हुआ 39 प्लस 17 56, और 4,000 चाहिए, लेकिन मेरे को 4,000 से ज्यादा मिल रहा है इन द ईयर 4, तो मेरे को तो सिर्फ 4,000 चाहिए, तो 4,000 बाय 16,000 जो टोटल मिल रहा है, तो मेरे को 0.25 ही बस उस साल का चाहिए, तो टोटल 3.25 ईयर्स में मशीन एक्स से मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। बट जब मैं मशीन वाई में आऊंगा तब क्या होगा जी? आइए, 7 साल का क्वेश्चन बनाना है, पूरा सी फैट निकाला मैंने आपके लिए, कितना मेहनत किया देख रहे हो। तो सर ये मेहनत के लिए एक लाइक शेयर यहाँ पे सब्सक्राइब भी डिजर्व करता है, ठीक है ना। पे बैक पीरियड निकालना है, 78 के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे, यहां तक आ नहीं रहा था, 6,000 रुपये कम पड़ रहा है, 72 आ रहा होगा, तो मैंने 6,000 ले लिया और 16,000 से डिवाइड किया 4.375 ईयर पे। तो मेरे को रिकमेंडेशन देना जरूरी है। ये जो रिकमेंडेशन होता है ना, ये ना कोई टाइम पास करने के लिए नहीं देता, ये एडवाइस ये टाइम पास करने के लिए नहीं मांगता आपसे, मार्क्स होता है इसका। ये एडवाइस देने के मार्क्स होते हैं, वो एक एक नंबर, दो दो नंबर तो नहीं होगा, एक नंबर वो मार्क्स देता है इस एडवाइस के लिए। तो एडवाइस छोड़ के आए, कोई बहादुरी नहीं दिखाना है। फिर बोलते हैं सर हमें फुल मार्क्स नहीं मिलता इंस्टीट्यूट से, कैसे मिलेगा? अगर उसका मार्किंग स्कीम में 6+1, तो ये +1 तो कटेगा ना यार, आपका सम पूरा बकायदा राइट है, तो भी सुंदर प्रेजेंटेशन, हेडिंग, लाइन सब बना दिया, तो भी ये 1 मार्क्स का जगह वो नहीं ले सकेगा, समझा? चलो कोई बात नहीं। मैं आप एक चीज प्लीज ये सब सुनिएगा, आप अगर ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं फिर से बोलूंगा कि इसका पर्पस है कि आप आगे बेहतर बने। चाहे आपका पढ़ाई लिखाई खत्म तो हुआ नहीं, आप सीएमए फाइनल में जाएंगे, कोई और में भी पढ़ाई करेंगे उसके बाद, या साथ में कोई और पढ़ाई कर रहे होंगे, तो वहां पे इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, नॉट ओनली फॉर दिस पेपर या दिस एग्जाम। गया ये तो हो गया,
अब आगे अपने इससे क्या सीख सकते हैं, ये सिमिलर गलतियां वापस ना करें, बिकॉज जो इंसान होता है ना उसका जो सिली मिस्टेक का नेचर है ना वो सेम रहता है। ऐसा नहीं होता है मेरा सिली मिस्टेक का, जैसे मेरा सिली मिस्टेक कभी कभी होता है कि मैं मान लो बहुत स्पीड में मैं राउंडिंग ऑफ में गलती कर देता हूँ एग्जाम्पल, तो ये मेरा नेचर सिमिलर, जो मिस्टेक का नेचर है ना ये मेरा इंटर में, फाउंडेशन में, फाइनल में भी रहेगा। हो सकता है मैं किसी और चीज में अच्छा हूं तो वहां पे मेरे को पॉलिश करने की दरकार नहीं है, बट ये वाला चीज जहां मैं गलती हूँ राउंडिंग ऑफ में, वहां पे मेरे को मेहनत करके उसको ठीक करना है। तो वो सिली मिस्टेक सबका अपना अपना है, वो फिक्स्ड रहता है वो नेचर उसका। तो नॉट डोंट ओनली थिंक दैट भैया मेरा इंटर में हो गया मैं फाइनल में नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होता है। वो नेचर इंसान का वो ही रहेगा, ठीक है ना। प्लीज उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। आगे आ जाइए, टेंशन नहीं लेना है अपने, ऐसे बीच बीच में ना ऐसे मसाला मारते रहते हैं ताकि आप लोग का वो बूस्ट होता रहे एकदम खून। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, सेम क्वेश्चन एलएमआरबी में हमने किया था, सेम क्वेश्चन आपको सुपर 50 का हमारा पहला क्वेश्चन ये भी मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल का। क्या बोल रहा है, रॉ मटेरियल डेरिवेटिव्स ओवरहेड दे दिया, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये सब क्लास सेकंड क्लास ऑफ वर्किंग कैपिटल में मैं ये क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, पता है, फुल क्लास में देखना। कंपनी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, रॉ मटेरियल्स आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 1 month, मटेरियल्स आर इन प्रोसेस फॉर एन एवरेज फॉर हाफ अ मंथ। ध्यान देंगे, हाँ इसमें बस गलती क्या करते हो आप लोग, ये 1 month कब हाफ अ मंथ है उसमें हड़बड़ी में भूल जाते हो। 50% बोला है, नहीं बोलता तो अपने यही असम्पशन लेते हैं, ठीक है ना। और 100% बोल दिया किसके लिए, मटेरियल के लिए, ठीक है। चलो एफ जी के लिए क्या बोलता है यार, वो 1 month के लिए एफ जी है, 1 month के लिए एफ जी है। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स 1 month फिर से है। डेटर्स को 2 month देंगे। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1.5 वीक्स। 1.5 हफ्ता का बात कर रहा क्वेश्चन में, बोल रहा 4 हफ्ता अगर 1 महीना है, 4 हफ्ता अगर 1 month है तो 1.5 वीक्स कितना होगा बताइए। 1.5 वीक्स कितना होगा, ऐसे सॉल्व करना है। मतलब अगर मैं बोलूँ 1 वीक कितना होगा तो 1.4 यानी 0.25 मंथ्स। तो 1.5 वीक क्या होगा, 0.25 प्लस 0.25 इंटू 0.5, इसको सॉल्व करेंगे 0.375 आंसर आना चाहिए, 0.375 मंथ आंसर आएगा, ठीक है। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स एक्सपेंसेस इज 1 month, इसका भी है। 1/4 ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड इन कैश, यानी सिर्फ 3/4 मेरा डेटर कैलकुलेशन में जाएगा, क्योंकि उतना ही क्रेडिट सेल्स है। समझा, इसका यूज है, इसको जानबूझ के इसने डेटर का पॉइंट यहाँ बोला, उसके 1 2 तीसरा पॉइंट में जाके ये बात बोल रहा था कि बच्चा भूल जाए तब तक, ठीक है। हमारे बच्चे स्मार्ट है, ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है, आई होप सो। कैश इन हैंड एंड बैंक है 25,000 का, प्रोडक्शन इवेंटली हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है, सब चीज़ बहुत सुंदर बात है, चलो ठीक है। अब बोल रहा है 1,04,000 यूनिट का आपका प्रोडक्शन है भैया, आंसर निकाल के दे दे। इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा, हर चीज़ तो दिया हुआ आपको, तो मैं बोलूँ एक स्टेटमेंट में बन जाएगा। वरना जनरली अपने एडवाइस करते हैं कि कॉस्ट शीट पहले बना के देख लो उसके बाद सम को सॉल्व करो, मैं बोला उसका भी दरकार नहीं यहाँ पे। आरएम स्टॉक आ गया, आरएम स्टॉक कितना आया फटाफट से कैलकुलेट किया, 1,04,000 यूनिट से 80 रुपए पर यूनिट का है, 1.12 हो गया। ये आया पूरा साल का, और स्टॉक में कितना रहता है 1 महीना का, तो 1/12। लॉजिक है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है मैं स्पीड में जा रहा हूं तो ऐसा नहीं सर लिखा हुआ रट दिया रीड कर रहा हूं, नहीं, ये पूरा साल का है। बोल कितना रहा है, 1 महीना का है मेरे पास इन्वेंट्री, तो ये पूरा साल का है, डिवाइड करोगे 12 फिर तो 1 महीना का आ गया। जितना महीना बोलता 3 महीना बोलता तो मल्टीप्लाई 3 से कर देता, समझा। सेम लॉजिक है डब्ल्यूआईपी के लिए, मैंने 50% से पहले किया, फिर 50% से किया, सॉरी पहले मटेरियल था वो 100% से किया, फिर 50% से लेबर एंड ओवरहेड को कर दिया, हो गया डन। और 0.5 होगा, हाँ ये 0.5 हाफ अ मंथ बोला है तो 0.5, ठीक है जी। एफ जी स्टॉक में 1 month बोला, सारा खर्चा ले लिया 170 रुपए का टोटल एक्सपेंस लेके कर दिया। डेटर्स में भी टोटल एक्सपेंस ले लिया, 3/4 मल्टीप्लाई किया, फिर 212 मल्टीप्लाई किया। पहले 3/4 क्यों किया, बिकॉज 1/4 बोल दिया मेरा कैश में सेल हो रहा है, तो मतलब टोटल 1 है, टोटल मेरा सेल्स 1 रुपए का अगर है तो 1 माइनस 1/4 मेरा कैश में है, इसको सॉल्व करोगे तो 3/4 मेरा क्या हो रहा है, क्रेडिट में सेल हो रहा है, वही किया है। एक बच्चे को इसमें भी डाउट हुआ था जब मैं सेशन ले रहा था, इसलिए वापस बताया अभी। कैश एंड बैंक बैलेंस 25,000, ये मेरा क्या था, ये मेरा ना गिवन था, ये मेरा क्या था, ये मेरा गिवन है, ये मेरा क्या है, ये मेरा गिवन है, ठीक है ना। वाह मजा आ गया सर, ये गिवन है, मजा आ गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे, टीसीए आ गया, टोटल करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज सेम लॉजिक से निकल जाएगा यार, सबको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 36, 32, 500। मजे की बात है, लिखते समय करते समय क्या खराब खराब फिगर्स आ रहे थे ना, आंसर देख रहे हो, जब तक अपना आंसर 000 में नहीं आता ना अपने को सेटिस्फैक्शन नहीं आता एज अ स्टूडेंट। कितना खराब खराब आंसर आ रहा है, देख रहे हो क्या आंसर आया, बाप रे बाप, इतना सारा 333 में आया, सही भी कर रहा हूँ कि नहीं समझ नहीं आ रहा सर, 333 इतना आंसर आया, ये भी देख रहे हो, सॉल्व किया तो लास्ट में आंसर कितना सुंदर आ गया, 36,32,500। आंसर लिखते समय समझ में आ जाना चाहिए कि यार एकदम राइट हो गया क्वेश्चन, समझ, टेंशन नहीं लेने का है सर। ये 693, 333 पहला में आएगा ना,
आई बिलीव हर स्टूडेंट ने ना 2 बार कैलकुलेशन चेक किया होगा। वो टेंशन क्यों लेते यार, आंसर आएगा। अपना प्रोसेस पे भरोसा रखना, हमेशा मैं एक ही चीज बोलता हूँ, अपना प्रोसेस पे अपने आप पे भरोसा रखिए, आगे बढ़ते जाइए। चलो क्वेश्चन 6B भी क्या बता देते हैं आपको क्विकली। 6B एच लिमिटेड इज करेंटली सेलिंग इतना यूनिट्स एनुअली एट इतना पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट इज इतना, कंपनी इज कंसिडरिंग रिलैक्सिंग रेट्स पॉलिसी। अच्छा बोल रहा डेटर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ये, डीएम, ठीक है, डेटर मैनेजमेंट। इस बार आने का क्या चांस था, डेटर या तो कैश, डेटर आ गया। अगली बार क्या आ सकता है, अगली बार कैश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आ जाओ मेरे साथ साथ। बोल रहा है भैया, बोल रहा सेलिंग 50,000 यूनिट्स एनुअली एट 20 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया 12, कोई फिक्स्ड कॉस्ट की बात नहीं कर रहा है। बोल रहा अपना पॉलिसी को रिलैक्स कर रहा है, कोई दूसरी प्रपोज्ड पॉलिसी की बात कर रहा है। उससे होगा क्या, बोल रहा है भैया जो पहले 50,000 यूनिट बेच रहे थे, बाद में 60,000 बेच पाएंगे। 50,000 से आप 60,000 पे चले जाएंगे, ना कि 50,000 से 60,000 ऐड कर देंगे। 1,10,000 नहीं बनाना है, टू इंक्रीज सेल्स टू 60,000। मार्क माई वर्ड्स, कितने स्टूडेंट्स ने इसको 1,10,000 बना के किया होगा, आई डोंट नो। बहुत लोग ने गलती किया होगा। आई एम प्रिटी श्योर। बताइएगा आप लोगों का कमेंट में किसी ने ये चीज किया है तो, ताकि और लोग एटलीस्ट उसे समझ सके कि हाँ ऐसा गलतियां होती हैं। जब तक एक स्टूडेंट अपनी तकलीफ अपनी मिस्टेक नहीं बताता है ना, तब तक किसी दूसरे स्टूडेंट को उसका यकीन या बात पे वो नहीं आता, मतलब मजा नहीं आता, यकीन नहीं होता है। मैं बता दूंगा, लगेगा हाँ ठीक है सर आप तो ऐसे ही बोल रहे हो। जब एक स्टूडेंट बोलेगा यार हाँ यार मेरे से ये गलती हुई, तब आपको लगता है अच्छा तो मेरे से भी हो सकती है ये गलती, अगर किसी और स्टूडेंट से हो रही है तो मेरे से भी हो सकती है, तब आप लोग को ज्यादा क्लिक करता है, कनेक्ट करता है। चलो ठीक है, आ जाओ। 60,000 यूनिट से आपको सॉल्व करना है, बढ़िया बात है। आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड जो पहले 30 दिन का हुआ करता था, वो बढ़ के 60 दिन का हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली मेरा बैड डेट्स 1% से बढ़ के कुछ ना कुछ बढ़ेगा। यहाँ पे बोल रहा है 3% का बैड डेट हो जाएगा। एडिशनल आपको इन्फो दिया, 15% का आपको रिटर्न दे दिया, 360 डेज लेने बोला है। बस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बोल रहा है एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल्स, दोनों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाला, माइनस किया, निकाल दिया। इंक्रीमेंटल बैड डेट, दोनों का बैड डेट निकाला, माइनस किया, निकाल दिया। नेट बेनिफिट निकालना है, दोनों का पूरा पूरा आंसर निकाला, माइनस किया, नेट बेनिफिट मिल गया। अब मैं दिखाता हूँ। इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी में आया, करंट प्रपोज्ड में आया, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट बैड डेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकाला, नीचे वर्किंग नोट में निकाला। यहाँ तक समझ में आया कैसे आया ये सारा चीज़ें। सर ये मेरा 50,000 इंटू 20, 50,000 इंटू 12, मैंने कैलकुलेशन नहीं दिखाया, थोड़ा सा मैंने अपना लिवरेज लिया एज अ टीचर कि मैं थोड़ा सा स्पीड में कर दिया, ठीक है ना, कैलकुलेटर में कर दिया सब चीज़। इतना आई बिलीव आप लोग मैच्योर हो कि ये इतना कैच कर पा रहे हो मेरे संग, उतना स्पीड मेंटेन कर रहे हो। हाँ, सेल्स था 10 लाख का, 12 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख का, 7,20,000 का, पेड डेट्स 10,000 का, 36,000 का आया। कैसे, इसका 3%, इसका 1%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे आया, ध्यान से बोल रहा है। एग्जिस्टिंग पॉलिसी में मेरा 6 लाख का वेरिएबल कॉस्ट आया, हमेशा कॉस्ट पे लेंगे। जब क्वेश्चन कॉस्ट का डेटा नहीं देता तो सेल्स पे जाता है, वरना कॉस्ट पे लेना चाहिए। आईसीएमआई अगर इस क्वेश्चन में सेल्स पे कर देता है तो वी विल वेट एंड वॉच, टेंशन मत लीजिएगा, बट आई बिलीव कॉस्ट पे उसको करना है, वेरिएबल कॉस्ट पे। 15% से मल्टीप्लाई करेंगे, 30/360 से डिवाइड करेंगे। बोल रहा था 360 डेज लेने के लिए। क्वेश्चन जब बोल रहा है ना 360 डेज ले, तब ले, बात खत्म। तब 365 में करके आने का बेसिस स्मार्टनेस नहीं दिखाना होता है। तब 365 में करने से वो रॉन्ग करेगा, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा, वो रॉन्ग कर देगा क्वेश्चन, बिकॉज उसका आंसर की के संग मैच नहीं किया। उसको मतलब नहीं है आपने 360 का 365 कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर की से ही 7,500 मैच नहीं करेगा, रॉन्ग, बात खत्म। प्रपोज पॉलिसी के लिए भी सेम लॉजिक से मैंने निकाला, 60 डेज ले लिया, 15% का रिटर्न मालूम था मेरे को। एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल्स क्या आया, 18,000 माइनस 7,500 किया, 10,500 का आया। कैलकुलेशन देख लेंगे आप लोग। इंक्रीमेंटल बैड डेट क्या आया, 36 में से मैंने 10 माइनस किया, 26,000 का आया, 26,000 का आया। नेट बेनिफिट क्या आया देख लो यार, 4,26,000 मेरा प्रपोज्ड में आएगा नेट बेनिफिट। बेनिफिट यहाँ पे 382,500 आएगा, दोनों को माइनस करेंगे, नेट बेनिफिट आ जाएगा। नेट बेनिफिट कितना आएगा, आंसर आएगा 43,500 का, ठीक है। यहाँ तक अच्छा चल रहा है यार। एक तो नीचे प्यार से कमेंट करके बताएं कि सर हाँ अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, वो बूस्ट मिले हमें भी, ठीक है ना, और वीडियोस लाने का और बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाने का, ठीक है। प्यारा सा नीचे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। आंसर टू क्वेश्चन 7A, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। आ जाओ क्वेश्चन 7A पहले देखे तो सही क्या बोलता है। अच्छा ये क्वेश्चन हमारे ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस वाला, सिंपल सारा डेटा दे दिया क्वेश्चन में। बोल रहा है कंपनी अर्न्स 12% ऑन इट्स एम्प्लॉयड कैपिटल, टैक्स रेट 35% है, ठीक है। अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। 12% बोला अपने एम्प्लॉयड कैपिटल पे कमाएगा, 1 करोड़ रुपया उसका एम्प्लॉयड कैपिटल है, इसका 12% कर दीजिए तो मतलब 12 लाख रुपया वो ईबीआईटी कमाएगा,
कैसे? सर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहा है, यानी ईबीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहा है, कितना आएगा? 12% का आएगा। ईबीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा बोल रहा है? सर थोड़ा ढंग से लिखो। मैंने बोला अच्छा ठीक है। कितना आएगा? 12% का। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? ये है मेरा 1 करोड़ का। 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 लाख का ईबीआईटी आएगा। कंपनी को और 25 लाख चाहिए एक्सपेंशन के लिए, उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है बोल रहा है? या तो इशू कर दे इक्विटी शेयर्स प्रीमियम में 25 पर शेयर का, 10% प्रेफरेंस से लिया, या तो 8% डिवेंचर से लिया। 3 अलग अलग ऑप्शंस या ऑल्टरनेटिव या प्लान, कुछ भी वर्ड यूज करिए। एस्टिमेटेड पी रेशियो सबके लिए अलग अलग दे दिया, 20, 17, 16। अब आपको सॉल्व करना है। आओ कैसे करेंगे देखते हैं। 1 करोड़ रुपए का मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी 12% का, तो ईबीआईटी 12 लाख का आएगा। मैंने सीधा एक बार में इवैल्यूएशन कर दिया। एक आधा वर्किंग नोट में इसमें बना देना चाहिए आपको, शेयर नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह का कैलकुलेशन का। मैंने उस चीज को अवॉइड किया, यहाँ पे डायरेक्टली डाल दिया। आपको मैं समझा दूंगा, एग्जाम में वो चीज करिएगा जरूर, ठीक है ना? थोड़ा सा मैंने बताया जैसे कि मैंने लिवरेज लिया है एज अ टीचर, ठीक है। ऑप्शन 1 ओनली इक्विटी, ओनली प्रेफ, ओनली डेट। मैं बताऊं एक खास बात, ये ओनली इक्विटी, ओनली प्रेफ, ओनली डेट ना मैं अपने लिए लिखता हूं, ताकि मैं जब देख रहा हूं ना कॉलम्स को तो मेरे को कंफ्यूजन ना चाहिए कोई भी। 1 क्या था, अरे 2 क्या था, अरे 2 में डेट था कि 3 में डेट था, करते समय भूल जाओगे ना यार, क्वेश्चन जंबल कर सकता है। यहां लिख दिया, मेरे को करते समय कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मेरे दिमाग में, ठीक है। ईबीआईटी से स्टार्ट किया, 12 लाख रुपए का ईबीआईटी है। अब मेरे को ना हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस में, एग्जिस्टिंग डेटा दिया हुआ था कुछ कुछ यहाँ पे, उसको भी कंसिडर करना है, प्लस नया वाला इशू का भी आपको खर्चा, प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो भी है वो कंसिडर करना है। मतलब ये जो नए दोस्त आएंगे, पैसे के लिए नए दोस्त ला रहे हो, उसके चक्कर में ये पुराने दोस्तों को नहीं भूलेंगे। मतलब नए दोस्त को लाने के चक्कर में पुराने दोस्तों को कभी नहीं भूलना है लाइफ में हमें, ठीक है। ये वाला प्रिंसिपल गार्ड बांध लीजिए। तो ईबीआईटी 12 लाख आया, लेस इंटरेस्ट, एग्जिस्टिंग का अलग निकाला, प्रपोज के लिए सिर्फ इस कॉलम में आएगा तो मैंने वही किया। कैसे आया देख लो। प्रपोज के लिए मैंने बोला यार 8% कर दो 25 लाख का, 25 लाख का 8% करिए, सॉल्व करिएगा, आएगा 2 लाख। कैलकुलेशन एक बार प्लीज आप लोग क्रॉस चेक करते रहिएगा। ईबीटी आएगा, टैक्स रेट माइनस करोगे, पैट आ जाएगा, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। पहले एग्जिस्टिंग का कैसे, एग्जिस्टिंग के लिए देखो 9% इंटू 25 लाख, ये सब में रहेगा एग्जिस्टिंग। तो मैं एडिशनल 25 लाख के लिए नया नया कॉलम बना के कर रहा हूं ना, एग्जिस्टिंग तो सभी में रहेगा, तो ये एग्जिस्टिंग 2,25,000 सब में है। अब ये प्रपोज्ड का बात आ गया, प्रपोज सिर्फ मेरा बीच वाला कॉलम में आ गया। आफेश तक मैं पहुंच गया, नंबर ऑफ शेयर्स यहां पे चेंज हो जाएंगे। मेरा हर में रहेगा कितना, 40 लाख बाय 100, यानी 40,000 शेयर्स तो सब में है। लेकिन सिर्फ ऑप्शन 1 में मेरे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, बाकी इसमें 40,000 सही है। ऑप्शन 1 में बढ़ के क्या होंगे, मेरे को 20,000 इक्विटी शेयर इशू करने बोल रहा है, 100 ईच का, प्रीमियम 25 रुपया, मतलब 20,000 पे 125 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, 20,000 इंटू 125, तो ये मेरा मजे से आ गया 25 लाख। 25 लाख ही तो लाना था, अरे 25 लाख ही तो लाना था। क्वेश्चन वाला बोल रहा 20,000 शेयर इशू कर, तो कर, बात खत्म। स्मार्टनेस क्या होता क्वेश्चन वाले का मालूम है आपको? अगर टफ बनाना होता ना, उसको क्या देना चाहिए था, नंबर ऑफ शेयर्स यहां पे हटा देता, इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25, बस। तब आपको 25 लाख से डिवाइड करना पड़ता है 125 को, और फिर 20,000 शेयर्स निकालना पड़ता। ये अच्छा क्वेश्चन बनाने का और एक साइन है, पेपर को और थोड़ा सा लेवल 1 इंच लेवल और ऊपर करने का, ये सब साइन होते हैं। छोटे छोटे चेंजेस करेंगे, पेपर आपका ऑटोमेटिकली जो अभी मॉडरेट कैटेगरी के आसपास का लग रहा है, वो थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई कैटेगरी में शिफ्ट कर जाता है, समझा? टर्न है जी। अब इसको क्या ही बचा, सॉल्व करेंगे, आएगा आंसर। ईपीएस तक पहुंच गए, पी रेशियो से मल्टीप्लाई करो सबका, जिसका प्राइस ज्यादा वो अपने को चूज करना है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स, एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ कैन बी मैक्सिमाइज्ड ओनली विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ एमपीएस एज वेल एज ईपीएस। बट यहाँ पे अपने एमपीएस निकाले, मेरे को समझ में आ गया क्या कि यार मेरा पहला वाला ऑप्शन में सबसे ज्यादा एमपीएस आया, मैं उसी के संग चला जाऊंगा। ईपीएस मेरा स्लाइटली यहाँ कम है, बट स्टिल एमपीएस काफी ज्यादा हाई है, 124 से 147 हो गया, बहुत हाई हो गया, तो इसलिए मैं ये ऑप्शन को प्रेफर कर लूंगा, ठीक है। लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जी, बहुत इजी क्वेश्चन, लेवरेज सा क्वेश्चन है, जो आप लोग का मतलब ये क्वेश्चन नंबर 7 आई बिलीव आपका बन जाता, बस ये आपने ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा हुआ था, तो बस बाकी कुछ मसाला नहीं था ऐसे। चलो, ये लेवरेज का क्वेश्चन है, चाहो ना इसको अलग अलग प्रेजेंटेशन बन सकता है, मैंने एक ही टेबल में पूरा क्वेश्चन बना दिया।
इसको दो टेबल में बना लेना चाहिए सही हिसाब से। तो यार पहले सिचुएशन 1 का अलग टेबल, सिचुएशन 2 का अलग टेबल। मैंने बोला यार एक बार में बना लो, आप लोग चाहो तो उसका प्रेजेंटेशन अलग अलग टेबल में कर सकते हो। लॉजिक वही है, कंसेप्ट वही है, आंसर वही आएगा। प्रेजेंटेशन की बात है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ये भी कोई गलत नहीं है, ये भी कोई गलत नहीं है। दिस इज नॉट रॉन्ग, नॉट रॉन्ग, ठीक है ना, नॉट रॉन्ग। आओ क्वेश्चन में हर चीज दे दिया, बस पुट किया मैंने। 20,000 यूनिट है, 50% का कैपेसिटी में बिक रहा है, तो मतलब 1,000 यूनिट बिक रहा है कितना पे, सेलिंग प्राइस 20 है, तो 1000 पे मल्टीप्लाई कर दो 20 को, तो कितना आएगा, 20 पे 3 जीरो, तो कितना आ गया सर, 20,000 पे आ गया ना, 20 के बाद 3 जीरो, हाँ 20,000 ही तो आएगा, ठीक है। तो 20,000 का सेल आ गया, वेरिएबल कॉस्ट मैंने लेस कर दिया, सेम तरीके से कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, ईबीआईटी इंटरेस्ट पार्ट सब आ गया। ध्यान देने की चीज क्या है, आओ इधर देखो, सिचुएशन 1 में फिक्स्ड कॉस्ट 4,000 है, तो ये कॉलम सिचुएशन 1 का है, तो 4,000 का फिक्स्ड कॉस्ट दोनों में रहेगा, दोनों प्लान में रहेगा। बोल रहा है एक सिचुएशन में ये 2 प्लान, फिर सिचुएशन 2 में ये 2 प्लान। क्वेश्चन का एसेंस समझिए, 2 सिचुएशन है S1 S2, इसमें भी A और B प्लान में जा सकते हैं, इसमें भी A और B प्लान में जा सकते हैं। आप बताइए क्या क्या लेवरेज है सब में। लेवरेज देखने के बाद मैं अपना डिसीजन में लूंगा कि मेरे को कौन सा सिचुएशन का कौन सा प्लान में जाना चाहिए। समझा क्वेश्चन का मतलब? हाँ सर, क्वेश्चन का मतलब हमने समझ लिया। आइए, तो वही चीज को मैंने एक टेबल में इसलिए बना दिया, समझा ना। अब सेम चीज, इंटरेस्ट कितना, 10%, 15,000 पे 10%, 1,500, 15,000 पे 10%, 1,500, तो ये 1,500, ये 1,500, यहाँ पे 5,000 पे 10%, 500, तो ये मेरा बी पे 500, बी पे 500, तो सिचुएशन 1 का ये 2 फिगर चेंज हो गया। मजे की बात है इस क्वेश्चन में टैक्स सेट मेरे को कहीं नहीं दिखा, आपको दिख रहा तो बताइएगा, मेरे को तो टैक्स सेट कहीं नहीं मिला, तो मेरा पीबीटी और पैट सब चीज सेम हो गया। अब मैंने फटाफट लेवरेज निकाल दिया, यार लेवरेज निकालने में आप लोग चैंपियन हो। डॉल इज व्हाट, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, उसको सॉल्व करोगे। देन डीएफएल इज व्हाट, ईबीआईटी बाय ईबीटी, एंड कंबाइंड लेवरेज इज एज सिंपल एज दैट इज डॉल इनटू डीएफएल। इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेशंस प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं होगी। लेवरेज में 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल चलता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सर हमने, एक बच्चा पूछ रहा था सर हमने टाइम्स नहीं लिखा, आपने बताया था सर टाइम्स लिखते हैं लेवरेज को हमेशा। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं एग्जाम के पहले हमेशा आपको बोलता हूँ टाइम्स लिखना, एग्जाम के बाद आज बोल रहा हूँ कि नहीं लिखा तो कोई टेंशन नहीं है, इसका मार्क्स कटना नहीं चाहिए, तो उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। डन है जी, खत्म हो गया। इतना छोटा टाइम में हमने, देख रहे हो, इन लेस देन 1 आवर हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया, पेपर सॉल्व करके आपको दिखा दिया। तो ये सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो नीचे आपको पहुंचना है डिस्क्रिप्शन में, 2 डीए का थ्योरम से क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, पेज 565 में इसका आंसर मिल जाएगा, पेज 608 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग प्लीज अपने ICMI के स्टडी मटेरियल से आराम से एक्सेस कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स का भी मैं आपको एक चीज बताते हुए जाता हूं यार, कि डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से आएगा, आपको ना कोई लॉजिक लगा के इसको सॉल्व करना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन घुमा के कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसा नहीं करता है वो। आपके लिए इतना इजी बना देता है कि यार एफएम का कोई बच्चा प्रॉब्लम में होना तो 25 नंबर तक 3 क्वेश्चंस ऑफ 7 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव एरिया एंड 4 मार्क्स 2 into 2 MCQs, दैट इज 25 मार्क्स आप डीए से स्कोर कर सकते हो इन योर एग्जाम्स, एंड दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर मार्क्स एंड टू पास. So I believe that if you have given your 100% in this exam, then institute will definitely give you 50%, and that is enough for you to pass. आई बिलीव आप लोग का एग्जामिशन आएगा, रिजल्ट्स बहुत अच्छा आएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो आप लोग प्लीज़ मुझे रीच आउट करिएगा, हमारा नंबर मैंने आपको दिया है, मैं क्विकली अभी आपको वापस दे दे रहा हूँ, यहाँ पे भी आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। हमारे SJC डिजिटल ऐप को ज़रूर डाउनलोड करके रखिएगा, आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हमारे ऐप में भी डाउट सेक्शन है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, तो हमारी सारे फैकल्टीज़ आपके डाउट देखते रहते हैं, उसका आंसर आपको वहाँ पर भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत हो आप लोग आराम से रीच आउट करिए, ऐप डाउनलोड करके रखिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारी मेहनत पसंद आई तो उसके लिए एक थम्स अप एंड प्यारा से नीचे कमेंट, ठीक है ना। ये PDF आपको मैं दे दूंगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, वापस बोलते हुए जा रहा हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, आई होप सो आप लोग बहुत मस्त रहिए, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहिए एंड एंजॉय करिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, देख लेना। रिजल्ट के बाद मुझे बताना सर हमारा रिजल्ट कैसा आया, ठीक है ना। मिलेंगे आपके रिजल्ट्स के बाद आपके सक्सेस स्टोरी के साथ, तब तक के लिए दिस इज अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय।